हेलो डियर, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आपका अपना दोस्त यूनुस और इस चैनल में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। जैसा कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि 15 दिन में 15 क्लासेस में हिंदी के जो भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, कोई भी प्रश्न आप लोगों का नहीं छूटेगा। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल में पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर देखेंगे बेटा, जो है आप लोगों के लिए आज जो है हम यहाँ पर दो अनुच्छेद को लेकर आए हैं। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहाँ पर देखेंगे जैसा कि दो अनुच्छेद है, आप लोगों के एग्जाम में टोटल जो है 4 अनुच्छेद पूछे जाते हैं। हर एक अनुच्छेद से आपके 5-5 प्रश्न होते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे हम दोनों अनुच्छेदों को सॉल्व करेंगे और जल्दी से जल्दी इन प्रश्नों को हम लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एग्जाम में जितना जल्दी आप इस प्रश्न को कर पाएंगे उतना ही आपके पास काफी टाइम बचेगा और उस टाइम का आप जो है इस्तेमाल मैथ के लिए कर सकते हैं और जो आपका रीजनिंग यानी कि मेंटल एबिलिटी जो टेस्ट का जो प्रश्न होता है वो आप लोग कर पाएंगे। तो चलिए देर न करते हुए यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार के मुंगेर जिले में हुआ था। ठीक है ना, मुंगेर जिले में। ठीक है ना। तो ऐसे कुछ पॉइंट हैं जो है आपको यहाँ पर पहले प्रश्न को पढ़ लें तो बहुत आसानी से उस प्रश्न को आप कर पाएंगे। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर पूछा है इनका जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था, कहाँ हुआ था। ठीक है ना। तो मुंगेर देखिए यहाँ पर दिखलाई दिया ना, तो ये वाला ऑप्शन हमारा राइट है। ये वाला हमारा ऑप्शन राइट है। फिलहाल और थोड़ा पढ़ लेते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि जो है इनका जन्म 30 सितंबर 1908 को हुआ था। वे 1952 में राज्यसभा के सदस्य मनोनीत किए गए। भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण अलंकरण से भी अलंकृत किया। दिनकर जी को संस्कृत के 4 अध्याय, देख लीजिए ये थोड़ा इंपॉर्टेंट लग रहा है, इस पे भी हम ध्यान रखेंगे। 4 अध्याय पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। अपनी यहाँ पर लिखा है अपनी काव्य कृति उर्वशी के लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ज्ञानपीठ, ध्यान से सुनिएगा, काव्य कृति ज्ञान काव्य कृति उर्वशी के लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से मनोनीत किया गया, यानी सम्मानित उन्हें किया गया। ठीक है ना। दिनकर जी की प्रमुख कृतियां, ये देखिए ये सारी कृतियां हैं। ठीक है ना, इस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो चलिए आ जाते हैं, अब यहाँ पर सारे प्रश्नों को पढ़ेंगे। ठीक है ना। यहाँ पर देखेंगे किस काव्य के लिए दिनकर जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए इनको क्या मिला था भाई, देख लीजिए किसके लिए मिला था, उर्वशी के लिए मिला था इनको। ठीक है ना। तो उर्वशी कहाँ पे है भाई, ये वाला ऑप्शन हमारा राइट है। इनमें से कौन सी कृति दिनकर जी को नहीं मिली, सॉरी अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है, इनमें से कौन सी कृति दिनकर जी की नहीं है। ठीक है ना। तो कौन सी एक ऐसी कृति है जिनको दिनकर जी नहीं लिखे हैं। ठीक है ना। तो आप देखेंगे इसमें ये लगभग लगभग सब मिल रहा है, लेकिन ये चिंतामणि नहीं है इनका। ठीक है ना। तो यही हमारा राइट ऑप्शन होगा। किस वर्ष दिनकर जी को राज्यसभा के सदस्य मनोनीत किया गया। तो यहाँ पर देखेंगे अभी ऊपर ही लिखा हुआ था, कब मिला था, 1952 ईस्वी में। तो 1952 हमारा क्या होगा, राइट होगा। ठीक है ना। आगे है जन्म का विलोम क्या होता है। तो जन्म का विलोम मृत्यु होता है। ठीक है ना। इसी तरह से देखेंगे यहाँ पे दूसरा अनुच्छेद को पढ़ेंगे। तो दूसरा अनुच्छेद में आप देख पा रहे हैं सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में से सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। ठीक है ना। करीब 2000 वर्ष पहले मध्य एशिया तथा पश्चिमोत्तर भारत पर इनका शासन था। पेशावर और मथुरा, पेशावर यहाँ पर देखिए ध्यान से, पेशावर और मथुरा इनके दो प्रमुख शक्तिशाली केंद्र थे। ठीक है ना। फिर आगे बढ़ते हैं, तक्षशिला भी इनके ही राज्य का हिस्सा था। इनके शासनकाल में ही सिल्क रूट की एक शाखा मध्य एशिया से होकर सिंधु नदी के मुहाने के पत्तनों तक जाती है। फिर यहाँ से
जहाजों द्वारा रेशम पश्चिम की ओर रोमन साम्राज्य तक पहुंचता था। इस उपमहाद्वीप में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले शासकों में कुषाण थे। सिल्क रूट पर यात्रा करने वाले व्यापारी इनका उपयोग किया करते थे। सिल्क रूट, अगला है यहाँ पे सिल्क रूट पर यात्रा करने वाले व्यापारी इनका उपयोग किया करते थे। तो अब देखेंगे इसमें जो है सभी प्रश्नों के उत्तर हमें मिल जाएंगे। पहला है जो है सिल्क रूट का नियंत्रण रखने वाला सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था भाई? तो कुषाण, ठीक है ना, इतना फेमस वर्ड है। अब आगे बढ़ते हैं। कुछ यहाँ पर डैश डैश लगा हुआ है कि दो प्रमुख शक्तिशाली केंद्र थे। तो भाई देखिए ना यहाँ पर लगा है ऑप्शन कौन सा है भाई? पेशावर और मथुरा, ठीक है ना। तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। पेशावर कहाँ है भाई? पेशावर और मथुरा, डी ऑप्शन राइट है। इसी तरह से बेटा देखेंगे जहाजों के द्वारा रेशम को सिल्क रूट से कहाँ तक पहुंचाया जाता था? तो ये आप देख लीजिए रोमन साम्राज्य तक, ठीक है ना। ये कहाँ पे मिल रहा है हमको? यहाँ पे मिल रहा है रोमन साम्राज्य तक, देखिए ये है ऑप्शन। फिर इसी तरह से देखेंगे यहाँ पर सर्वप्रथम सोने के सिक्के भारतीय उप महाद्वीपों में जारी किए, ठीक है ना। कहाँ पर भाई? तो भाई इसको उप महाद्वीप कहाँ है ढूंढिए थोड़ा सा। ये आपको जो है मिलेगा यहाँ पर। इस उप महाद्वीप में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले शासकों में कुषाण थे, ठीक है ना। तो कुषाण का ही आप लगाएंगे ट्रिक, ठीक। तो ये वाला ऑप्शन हमारा राइट है। फिर आ जाते हैं अगले प्रश्न पर। कह रहा है इस अनुच्छेद के लिए उपयुक्त शीर्षक चुनिए। सिल्क रूट, कुषाण काल, मध्य एशिया के व्यापारी, पश्चिमोत्तर भारत। तो भाई जो है सबसे ज्यादा जो यहाँ पर फेमस वर्ड है, ये फेमस वर्ड आप देखेंगे तो कुषाण काल ही सबसे फेमस होगा यहाँ पर, ठीक है ना। वैसे अगर हम चाहें तो सिल्क रूट भी कह सकते हैं, लेकिन कुषाण काल यहाँ पर जो है ये रहेगा क्योंकि इनके ही काल में बहुत सारी चीजें जो है परिवर्तन हुआ, ठीक है ना। इनके ही काल में जो है सोने का सिक्का चला और भी बहुत सारे परिवर्तन जो हुए हैं, तो इनकी वजह से हुआ। तो हम क्या लगाएंगे इस पर? जो है कुषाण काल अपने हिसाब से इसको दे सकते हैं। वीडियो आप सभी लोगों को कैसा लगा? उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।